नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, 2024 का चुनाव बहुत सारे लेसन्स हमको सिखा के गया है और आगे की रणनीति बनाने के लिए जो लेसन्स मिले हैं उससे क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, जेडीयू और टीडीपी को क्या करना चाहिए और कांग्रेस को और इंडिया अलायंस की बाकी पार्टीज को क्या करना चाहिए। ये लेसन्स को ड्रॉ करके ये निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है कि जनता क्या चाहती है, जनता के सामने कौन से मुख्य मुद्दे 2024 के चुनाव में थे। 2014 और 19 में नहीं थे। 2014-19 में उन्होंने अलग प्रकार से निर्णय लिया था, 2004 और 2009 में अलग तरह से निर्णय लिया था और 2024 से उन्होंने अलग तरह से निर्णय लिया है जनता ने, और उसको समझने की आवश्यकता है कि जनता ने ऐसा निर्णय क्यों लिया और इससे हमें क्या लेसन मिलता है। पहली बात तो यह है कि जनता ने यह कहा कि हमको एक छत्र वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें एक व्यक्ति इतना ज्यादा शक्तिशाली हो कि वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और संवैधानिक मर्यादाओं को भूल जाए और कहे कि एक अकेला सब प्रभारी। पहला लेसन तो ये मिलता है। दूसरा लेसन ये मिलता है कि किस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी और 240 पे आ गई। तो क्या जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 273 सीटें न ले पाए और तब 273 सीटें लेके बाकी सहयोगी दलों को एहसान जताए कि हमने आपको सरकार में स्थान दिया, इसके बावजूद कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो जनता ऐसा नहीं चाहती थी। जनता ने कहा कि नहीं, आपको हम 33 सीटें कम पे छोड़ेंगे और आपके लिए मजबूरी पैदा कर देंगे कि आप बिना सहयोगी दलों के सरकार ना बना सकें और एक छत्र सरकार ना चला सकें। आपको सबको सहयोग की आवश्यकता होगी। बिहार से आपको नीतीश कुमार की आवश्यकता होगी, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की आवश्यकता होगी, बिहार से चिराग पासवान की आवश्यकता होगी, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की आवश्यकता होगी, अजीत पवार की आवश्यकता होगी और इन सभी और टीडीपी की आवश्यकता होगी आंध्र प्रदेश से। तो सारे दलों के बिना आप सरकार नहीं चला पाएंगे। तो आपको सामंजस्य दिखाना पड़ेगा जिसके आधार पर आप सरकार चला सके। ये हमारा जाना देश है, ये जनता ने कहा। जिस वजह से इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में अच्छा रहा, वेस्ट बंगाल में अच्छा रहा, हरियाणा में अच्छा रहा, राजस्थान में अच्छा रहा, महाराष्ट्र में अच्छा रहा, उसके जो मुख्य कारण समझ में आए। पहला यह कि जो राहुल गांधी ने पीडीए का फॉर्मूला, ओबीसी का फॉर्मूला बार बार आगे बढ़ाया था और जिसको बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक एक अपरिपक्वता की बात कर रहे थे कि बार बार ये ओबीसी की बात क्यों कर रहे हैं, इससे तो सवर्ण भटक जाएंगे, छिटक जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव से यह बात बिल्कुल स्पष्ट सामने आई कि ओबीसी के अलग अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रहा। यह पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव ने दिया था उत्तर प्रदेश ने ही पूरी देश की राजनीति की दिशा को बदल दिया, पीडीए का फॉर्मूला। अब इस पीडीए के फॉर्मूले को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे जो भी समय आने वाला है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगले चुनाव के लिए तैयारी करनी है, तो ये जो पीडीए का फॉर्मूला है इसकी केवल बात नहीं करनी है बल्कि इसको जमीनी धरातल पे उतारना है, जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उतारना शुरू भी कर दिया। क्योंकि उन्हें लग गया कि जिस प्रकार से उन्होंने अदर बैकवर्ड कास्ट और नॉन जाटव शेड्यूल कास्ट को अपने यहां समायोजित किया और उनको टिकट्स दिए, उसका लाभ उनको मिला। तो पहला निर्णय जो वो लेने वाले हैं और जो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हो जाएगा, उसमें उन्होंने विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर नेता विपक्षी कौन होगा इसका निर्णय लेने पे विचार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि उन्होंने विधानसभा के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और लोकसभा जाने का निर्णय ले लिया। तो लोकसभा के अंदर जो इंडिया गठबंधन के लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनको झेलना
सत्ता पक्ष के लिए बहुत आसान नहीं होगा। राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, महुआ मोइत्रा होंगी, थोड़े दिनों के बाद प्रियंका गांधी होंगी जो वायनाड से जीत के आ जाएंगे, जो निर्णय लिया कि राहुल गांधी रायबरेली को रिटेन करेंगे और प्रियंका गांधी जो है वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और जीत जाएंगी। तो प्रियंका गांधी साउथ को देखेंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर यह मैसेज न जाए कि उत्तर प्रदेश को फिर छोड़ दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को, जो उनकी पैतृक सीट है, जो उनकी मां की सीट है, जो उनके परिवार की सीट है, उसको रिटेन करने का बात करी। अब अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या निर्णय लिया। पहला, उनको विधानसभा के अंदर उनके पास जो चॉइसेस हैं आज की तारीख में सूत्रों के अनुसार, नेता विरोधी दल एक तो बना सकते थे अपने चाचा जी को, शिवपाल सिंह यादव जी को बनाकर, लेकिन अगर बनाते तो फिर वही परिवार की बात होती, शिवपाल सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, फिर डिम्पल यादव, फिर ये सारी चीजें। तो उन्होंने अब जो निर्णय है 4 लोगों के बीच में नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनाने का जो अखिलेश यादव के पास है, जिसमें पीडीए के फॉर्मूले का पूरी तरह से वो चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व हो, उसमें 4 नाम उनके सामने हैं। पहला यह है राम अचल राजभर समुदाय से हैं, ओपी राजभर भी राजभर समुदाय से हैं और ईस्टर्न यूपी के अंदर राजभर समुदाय की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। दूसरे इंद्रजीत सरोज, जो बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बार चुनाव जीते हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, इंद्रजीत सरोज। तीसरे रागिनी सोनकर। अब रागिनी सोनकर युवा विधायक हैं, बहुत तेजस्विता से बोलती हैं और बहुत अच्छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से पढ़ी हुई डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी और उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। और इनका मेरे ख्याल से जो अखिलेश यादव की फाइनल चॉइस होगी, जो सूत्र बताते हैं रागिनी सोनकर को नेता विरोधी दल, क्योंकि अभी तक जो रागिनी सोनकर ने विधानसभा के अंदर जब भी संबोधित किया है बड़ी तेजस्विता से किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको बड़ी तेजी से, तेजस्विता से उसका विरोध किया है, और रागिनी सोनकर। और चौथा नाम है कमाल अख्तर का। अब ये देखना है कि वो रिप्रेजेंटेशन किसको देते हैं, बैकवर्ड को देते हैं, शेड्यूल कास्ट को देते हैं, मुसलमान को देते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अखिलेश यादव की जो चॉइस थोड़े दिनों में बाहर आ जाएगी, रागिनी सोनकर पे बात बैठेगी और विधानसभा के अंदर नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से रागिनी सोनकर होने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब आती है विधान परिषद की बात। विधान परिषद के अंदर राजेंद्र चौधरी, जो बहुत पुराने, मतलब अभी तक समाजवादी पार्टी में हमेशा आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव के बगल में अगर कोई व्यक्ति हमेशा बैठा तो राजेंद्र चौधरी बैठे, अखिलेश यादव के बगल में अगर कोई व्यक्ति बैठा तो राजेंद्र चौधरी बैठे। राजेंद्र चौधरी हो गए, जासमीन चौधरी हो गए और गुड्डू जमाली हो गए। आपको पता ही है गुड्डू जमाली हमेशा, पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ का हुआ था 2.5-3 लाख वोट उनके अपने पक्के थे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी हार गई थी। फिर उनको समाजवादी पार्टी में लाया गया, एमएलसी बनाया गया और आज वो एमएलसी हैं। और आज इस बात की बहुत संभावना है कि विधान परिषद में नेता विरोधी दल गुड्डू जमाली हो, जिससे कि एक जो पीडीए का अलायंस का एक फॉर्मूला जो अखिलेश यादव ने उठाया था उत्तर प्रदेश में, जिसका बहुत ज्यादा लाभ उनको मिला था, वो सामने रखा जा सके। तो ये तो हुआ पीडीए की बात। दूसरी बात जिसकी वजह से इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, वो था राहुल गांधी की पदयात्रा। जो राहुल गांधी ने साउथ से नॉर्थ की पदयात्रा की और पूरी तरह से उन्होंने क्षेत्र क्षेत्र, जगह जगह, गांव गांव उन्होंने ट्रेवल किया, आदिवासी क्षेत्रों में ट्रेवल किया। तो जो एक छवि बनाई गई थी पूंजीपतियों द्वारा, पूंजीपतियों के पैसे द्वारा 2013 से जिसके बनाने की एक कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे और ये बताया गया था कि राहुल गांधी जो हैं ये तो बड़े अल्पबुद्धि बालक हैं और इनको तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है और ये बहुत समझदार नहीं है और इनको जनभावनाओं का कोई ज्ञान नहीं है और ये तो विदेश चले जाते। जब राहुल गांधी ने ये पदयात्रा की, साउथ से नॉर्थ की 4-4.5 किलोमीटर की और उसके बाद 6,500 किलोमीटर की यात्रा उत्तर भारत में की, तो उससे उन्हें मौका मिला जनता से मिलने का और जनता को मौका मिला उनसे मिलने का। तो जनता ने जब बहुत नजदीक से राहुल गांधी को देखा
तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो लड़का बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे परिवार का बच्चा होता है, जो हमसे वैसे ही मिलता है, जैसे एक भाई मिलता है, एक बेटा मिलता है, एक भतीजा मिलता है, उसी प्रकार का बालक है। कोई इसमें बहुत ज्यादा अहंकार नहीं है और ये सब वर्गों से गरीब वर्ग से, कुलियों से मिल सकता है, ये कारपेंटर से मिल सकता है, ये गरीब से गरीब आदमी के साथ में बैठ सकता है, उनके साथ खाना खा सकता है। तो जो एक भ्रांति पैदा की गई थी, एक जो नेगेटिव मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के माध्यम से राहुल गांधी की छवि को गिराने का प्रयास हुआ था, वो राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के माध्यम से उसको अलग कर दिया। तो राहुल गांधी की इमेज बहुत ज्यादा बढ़ी। राहुल गांधी ने जो नारे दिए थे, एक नारा उन्होंने दिया था डरो मत, एक नारा उन्होंने दिया था कि नफरत की समय में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो ये नारा उस जमाने में, ये बड़ा आज सोच के तो आसान लगता है, लेकिन उस समय जबकि नफरत का माहौल बहुत ज्यादा चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्म था और सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर था, और एक इस प्रकार का समाज के अंदर वातावरण था कि जो भी बात करता था सामंजस्य की या सेकुलरिज्म की या आपसी मोहब्बत की या प्यार की या मिलजुल के रहने की, उसको दुश्मन समझा जाता था और उसको एक प्रकार से देश विरोधी और हिंदू विरोधी समझा जाता था। उस समय जब राहुल गांधी ने ये नारा दिया, मोहब्बत की बात की उन्होंने, तो ये स्ट्राइक की बहुत ज्यादा उन समाज के वर्गों को जो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित थे। और जो उसमें उत्पीड़ित थे वो कौन वर्ग थे? वो सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे और ओबीसी समाज के कुछ कम मात्रा में लेकिन थे, लेकिन सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग थे और अल्पसंख्यक थे। तो ये समाज जो कि बहुत दिनों पहले कांग्रेस के मूलाधार हुआ करते थे और धीरे धीरे ये बट गए थे, कुछ क्षेत्रीय दलों के पास चले गए थे, कुछ भारतीय जनता दल के पास चले गए थे, कुछ बहुजन समाज पार्टी के पास चले गए थे। ऐसे सारे लोग जब राहुल गांधी ने ये दो नारे दिए, उसके बाद ये लौट के राहुल गांधी की वजह से इंडिया अलायंस के पास आए। तो एक तो अखिलेश यादव का पीडीए का अलायंस, और दूसरा राहुल गांधी की पदयात्रा से उन्होंने जो अपनी छवि में सुधार किया, उसके कारण इंडिया अलायंस के वोट उत्तर प्रदेश में तो विशेषकर बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि छवि बदली। इसके अलावा जो सबसे बड़ा योगदान रहा, तीसरा योगदान रहा, वो सोशल मीडिया का रहा और यूट्यूब का रहा। 2014 का चुनाव जो हुआ था वो टेलीविजन पे लड़ा गया था, 2019 का चुनाव लड़ा गया था वो व्हाट्सएप पे लड़ा गया था, और 2024 का चुनाव जो लड़ाया गया वो यूट्यूब पे लड़ाया गया। तो यूट्यूब में जिस प्रकार से निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारों ने यूट्यूब के माध्यम से जनता तक बातों को पहुंचाया और जो सोशल क्रैक्स है उनको बताया, और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन करके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी नौकरी न देकर अग्निवीर जैसी योजना लाकर तालाबंदी करके नोटबंदी करके जैसे समाज के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, ये राष्ट्र हित में नहीं है और ये गरीब वर्ग के हित में तो बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रकार के पूंजीवाद का नंगा प्रदर्शन है। जब ये सोशल मीडिया ने दिखाया तो सोशल मीडिया और यूट्यूब की जो सब्सक्रिप्शन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ी और जन जन तक ये बात पहुंची। बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा क्रिएट हो गया हिंदुस्तान के अंदर जिसने कि टेलीविजन देखना ही छोड़ दिया। और कई लोग ऐसे हैं जिसमें मैं भी हूं, 2-3 साल से उन्होंने टेलीविजन न्यूज नहीं देखी, वो केवल यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब से उनको ज्ञान मिलता है, अलग अलग पक्षों की बात मिलती है और जिससे उनका ज्ञान का स्तर भी बढ़ता है और देश की वास्तविक स्थिति भी उनको पता चलती है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, बाकी चीजें हो। तो सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा गेम प्ले किया। अच्छा, इस चुनाव से कुछ प्रदेशों के अंदर ऐसा मिथ जो क्रिएट हो गया था कि मोदी जी कैन नॉट बी डिफीटेड, इनविंसिबल है मोदी जी। कुछ प्रदेशों के अंदर जैसे महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, इन चुनावों ने यह बता दिया कि महाराष्ट्र के अंदर तो हवा बिल्कुल विपरीत दिशा में बह रही है। और वहां तो शरद पवार आज भी इतनी उम्र के बाद, 80 साल की उम्र के बाद भी अजय योद्धा हैं। और शिवसेना को जिस प्रकार से तोड़ा गया उसके बाद उद्धव ठाकरे एक जन नायक की तरह उभरे हैं आप सामने। और जिस प्रकार से कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी के बीच में समन्वयन हुआ है और मिलजुल के उन्होंने चुनाव लड़ा है,
और जबकि चुनाव चिन्ह बिल्कुल उनका नया था और जनता तक नहीं पहुंचा था, उसके बावजूद अगर ये स्थिति पैदा हो गई है जहां कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, तो विधानसभा चुनाव में तो एक प्रोत्साहन मिलने लगा उन लोगों को जो आज एनडीए गठबंधन में हैं, चाहे वो अजीत पवार के साथ हो, चाहे एकनाथ शिंदे के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, कि अगर अपने राजनीतिक भविष्य को आपको सुरक्षित रखना है तो समय है कि आप बदल जाइए और यहां से वहां चले जाइए जो आपके लिए सेफ जगह। और इसमें जो लेटेस्ट एडिशन है जो आपने भी सुना होगा और 2-4 दिन में इसकी पुष्टि हो जाएगी, छगन भुजबल जो महाराष्ट्र के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, जो पहले शिवसेना में थे, शिवसेना उन्होंने छोड़ी थी अपने कुछ विधायकों के साथ, उसके बाद वो शरद पवार के साथ गए थे, शरद पवार के बाद उन्होंने अजीत पवार के साथ गए थे और मंत्री बन गए थे। उन पर बहुत सारे आरोप थे, वो आरोप मुक्त हो गए जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए। लेकिन वो कुणबी समाज के, महाराष्ट्र के बैकवर्ड समाज के बहुत बड़े नेता, सबसे बड़े नेता है नासिक एरिया। अब उनकी तरफ से ये सूचना मिल रही है कि वो अजीत पवार शिवसेना को छोड़कर शिवसेना उद्धव ठाकरे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिनमें मराठाओं का भी और बैकवर्ड्स का भी बहुत बड़ा अपना सामाजिक सहयोग है, उसमें छगन भुजबल का ज्वाइन करना एक प्रकार से अजीत पवार के लिए बहुत बड़ा सदमा भी होगा, एनडीए के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। और महाराष्ट्र के अंदर जो हम सोच रहे हैं कि 70% सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं विधानसभा चुनाव में, उसमें और बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। और ये छगन भुजबल के पहले स्टेप लेने के बाद, जैसे रोहित पवार ने कहा, जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं शरद पवार के और युवा विधायक हैं और काफी सक्रियता से एनसीपी का काम कर रहे हैं, कि 17-18 विधायक अजीत पवार के उनके संपर्क में हैं और ये सत्र खत्म होने के बाद वो इधर आ जाएंगे। और इसी प्रकार की सूचना एकनाथ शिंदे के पार्टी से भी मिल रही है। कारण क्या है? क्योंकि राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल क्लियर है कि अगले इलेक्शन में विधानसभा में इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है। अब एक और नई चीज है, आप देखिए, अब ये क्या कारण है ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आए तो आप बताइएगा। पहले मोहन भागवत जी ने मोदी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट दिया, प्रधान सेवक के कर्तव्यों के बारे में बताया, विपक्षी दलों की महत्ता के बारे में बताया, मणिपुर के बारे में बताया। तो एक उन्होंने मैसेज दे दिया सोसाइटी को, आरएसएस वालों को दे दिया, समाज को दे दिया। योगी जी से मिलने का कार्यक्रम भी प्रचारित हो गया, प्रसारित हो गया। मिल लेते तो भी होता कि चलिए ठीक है, बीजेपी के नेता हैं, उनसे मिल लिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अचानक वो भेंट जो है कैंसिल कर दी गई। अब ये अपने आप कैंसिल हुई या दबाव में कैंसिल हुई? अगर दबाव में कैंसिल हुई तो क्या योगी जी और मोदी जी और अमित शाह के बीच में इतनी ज्यादा तलवारें खिंच गई हैं कि वो ये नहीं चाहते कि वो मोहन भागवत जो बीजेपी के केंद्रीय सरकार की आलोचना खुलेआम कर रहे हैं, इंद्रेश कर रहे हैं, उनके मुखपत्र कर रहे हैं, उनको योगी जी से मिलने? इसका माने या इतना ज्यादा आपस में बंटवारा हो गया है कि योगी जी और अमित शाह जी के बीच में भी किसी समझौते की कोई संभावना नहीं। फिर इसके बाद आप देखिए कि अभी 15 दिन 10 दिन तो हुए हैं सरकार बने हुए, 10 दिन हुए हैं, इतनी बड़ी रेलवे दुर्घटना हो गई दार्जिलिंग के अंदर। और अश्विनी वैष्णव साहब जो रेल मंत्री हैं, जबकि बिहार वाले चाहते थे कि उनको रेल मंत्रालय मिले, उनको नहीं मिला और मिल गया अश्विनी वैष्णव को। अश्विनी वैष्णव ने पहले भी उन दुर्घटना हुई थी, पहले भी उन्होंने कहा था हमने एक कवच बना दिया है और रेलवे दुर्घटना नहीं होंगी, ट्रेनें एक दूसरे के आसपास जाके रुक जाएंगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। यह दुर्घटना दोबारा हो गई और उनको महाराष्ट्र का कार्यभार दे दिया। तो रेलवे मंत्री का काम जो है अपने क्षेत्र को देखना है, अपने रेल विभाग को देखना है या राजनीतिक चीजों को देखना है, ये बात समझ। तो रेल मंत्रालय अगर आप नहीं देख रहे हैं और रेल में इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आप रेल मंत्री बनने लायक नहीं है, तो फिर इसको आप जेडीओ को दे दीजिए। फिर जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री है
और जैसे ही मंत्री बने पिछले 10 दिन के अंदर देखिए, एक तो रेल दुर्घटना हुई और दूसरा ये नीट का एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। और जैसे जैसे सूत्र बताते जा रहे हैं, जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है, उससे तो लग रहा है ये बहुत बड़ा खुलेआम सीटों का खरीद फरोख्त हुई है और बहुत बड़ा गैंग इसमें इन्वॉल्व है। जिस प्रकार से गोधरा गुजरात के अंदर से सूचना मिली, बिहार के अंदर से मिली, उत्तर प्रदेश के अंदर से मिली, झज्जर हरियाणा के अंदर से मिली, तो बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट है। और इसके बाद भी अगर कोई मंत्री, अभी उन्होंने मंत्री पद लिया है और उसके बाद अगर इस तरह की सूचना उनको मिलती है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कहना चाहिए था कि नहीं, अभी मुझे जानकारी नहीं है, अभी मैं सूचना एकत्रित करूंगा, बात करूंगा, तब मैं रिएक्ट करूंगा। उन्होंने खुलेआम कह दिया पहले ही बाइट में, फिर नहीं कुछ नहीं, छोटी मोटी घटना है और वी आर गोइंग फॉर काउंसलिंग। जब उन्होंने अपनी गलती महसूस की और उसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई तो 2 दिन बाद उन्होंने कहा नहीं, 2-3 जगह हुआ है लेकिन ये तो होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। जबकि वास्तविकता यह है कि देश के 24-25 लाख बच्चे इतना ज्यादा परेशान हैं, उनके माता पिता इतने परेशान हैं और समाज के अंदर ये मैसेज चला गया है कि आज के तारीख में जितने भी ये अभ्यर्थी एप्लीकेशन भर रहे हैं, इनके पेपर लीक हो रहे हैं, कोर्ट से स्टे हो रहे हैं, इनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो अगर देश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी और देश का युवा निराश हो जाएगा, वो अवसाद में चला जाएगा, उसके माता पिता अवसाद में चले जाएंगे, तो देश का भविष्य अच्छे दिन वाला कैसे हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, अभी 10 दिन हुआ है कारभार लिए हुए, और वहां पे तीर्थयात्रियों की उस पर गोलियां चल गई, कभी सेना के जवानों की टुकड़ियों पर अटैक हो जाता है, कभी उनके कैंप्स पे अटैक हो जाता है। और कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद तो आतंकवाद की कमर हमने तोड़ दी, नोटबंदी करने के बाद तो आतंकवाद की कमर बिल्कुल ही तोड़ दी, कुछ नहीं टूटी। सारे दिन ये घटनाएं, तो जवानों पे इस प्रकार का अत्याचार। मणिपुर के अंदर अभी तक हिंसा जारी है, बल्कि अब तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सतनामी समाज है वो भी बहुत ज्यादा। तो जिस प्रकार से सीमावर्ती इलाकों में ये सारी चीजें हो रही हैं, पंजाब के अंदर जैसे जो लोग जीत के आए हैं, जिनको इन्होंने आतंकवादी कहा था, जबकि वास्तविकता में वो आतंकवादी नहीं थे, अपने समाज के अंदर कुछ सुधार की बातें जरूर किया करते थे, लेकिन वहां के समाज ने उनको समर्थन देके जिता दिया, जेल से जिता दिया। इसका मतलब यह है कि जो आप लाइन ले रहे हैं समाज के अलग अलग वर्गों के साथ, वो ठीक नहीं ले रहे हैं और समाज में वो विभाजन पैदा कर रहा है। तो अगर जो फॉर्मूला अभी तक 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिसने फायदा पहुंचाया है, शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों ने गद्दारी की हम उनको साथ नहीं लेंगे, राहुल गांधी ने कहा है कि हम पदयात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जनता से अपने संपर्क को बढ़ाएंगे, अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा पीडीए का फॉर्मूला है उसको आगे बढ़ाएंगे, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पिछली बार जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको और एक्सटेंड करने की आवश्यकता है, नॉन यादव मुसलमान कैंडिडेट ज्यादा लेकर उनको संगठन में स्थान देके, जो पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश का है उसको बिहार में भी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। तो अगर इस प्रकार से अगले 3-4 महीना, क्योंकि 3-4 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वो बहुत बड़ा संकेतक होंगे और बहुत बड़ा परिवर्तनकारी उसका प्रभाव होगा। अगर उसमें इंडिया गठबंधन जीता तो बिल्कुल फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अधर आ जाएंगे, और अगर हार गया तो इसका माने 5 साल फिर मोदी जी को आपको प्रधानमंत्री पद पे स्वीकार करना होगा। तो ये विधानसभा चुनाव को इंडिया गठबंधन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो पीडीए के माध्यम से, जो पदयात्रा और संपर्क के माध्यम से, और जिस रणनीति के माध्यम से आप इस स्तर तक पहुंचे हैं, उसको एक्सटेंड करने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी, क्योंकि देश में लोकतंत्र और संविधान के लिए जिस प्रकार के आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है, जिस प्रकार की एक अच्छी प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है, वो देखने को मिलेगी अगर जो चीजें अभी तक हुई हैं उसको एक्सटेंड किया जाए और समन्वय और एकता, अखंडता, आपस में मेलजोल, भाईचारे से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के संघर्ष किया जाए तो अच्छे फल मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।